बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 5 किस्तें सुन चुके हैं। अब छठी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मुझे अंदेशा महसूस होता था कि अगर हमारे इलाके में कभी खुराक के ज़ख़ीरे ख़त्म हुए तो इसकी बड़ी वजह वही होंगे। एक रोज़ जबकि मैं अपने घर में मौजूद था और ये बात छोटी चच्ची को भी मालूम थी, मैंने उन्हें बाआवाज़ बुलंद बड़ी चच्ची से बातें करते सुना। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इतनी भी हरामखोरी अच्छी नहीं होती। कोई लंगड़ा लूला भी नहीं है कि इंसान तरस खा कर ही खिलाता रहे। 6 फुट का कद निकल चुका है, सांड जैसी काठी है, मगर बस काम नहीं करेंगे। आवारा गर्दी कर लेंगे या नवाब साहब घर में पड़े ईंटते रहेंगे या मांगे तांगे की किताबें और रसाले पढ़ते रहेंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ इस हिसाब से। मैंने तो शुरू से इसीलिए ये अज़ाब पाला ही नहीं था बहन। बड़ी चच्ची ने बाआवाज़ बुलंद जवाब दिया। अल्लाह जन्नत नसीब करे जेठ जी को। पहले उन्होंने हमारे साथ ही चिपकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं 150 रुपये महीने के लालच में नहीं आई। मैंने यही सोचा कि 150 देकर यही समझेंगे कि इन्होंने हमें खरीद लिया है। बस आपा, हमें तो उन्हीं के शर्मों और लिहाज ने मारे रखा। छोटी चच्ची ने गौर अफशानी फरमाई। अल्लाह बख्शे जब तक वो जिंदा रहे उनकी खिदमत में भी कोई कसर नहीं उठा रखी और अब उनकी औलाद को भी भुगत रहे हैं। मैं हिसास होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन जिन हालात में मैं गुजर चुका था या गुजर रहा था, इनमें तो एक सांड भी अगर ये गुफ्तगू सुनता तो उसका कलीजा भी शायद छलनी हो जाता। बाज सूखी सड़ी औरतों की जुबान बड़ी सफाक होती है। एक लम्हे के लिए तो मेरा जी चाहा कि जाकर चच्ची को याद दिलाऊं कि ये मकान जिसकी छत के नीचे आज वो सब सर छुपाए बैठे थे, मेरे बाप ने ही खरीदा था और गो कि उस वक्त उसकी कीमत सैकड़ों ही में थी, मगर उन्हें वो कर्ज उतारते बरसों लग गए थे और मेरा बाप काबिल रहाइश हिस्सा उनके हवाले करके खुद इस हुजरा नुमा कमरे में जिंदगी गुजारता रहा था। मगर मैं ये बात उनसे नहीं कह सका। मैं अपने आप को इतनी कमीनगी पर आमादा नहीं कर सका। फिर मेरा जी चाहा कि जाकर उनकी कुकड़ी नुमा गर्दन मुट्ठी में दबाकर कड़क से तोड़ दूं, मगर उसकी भी हिम्मत न पड़ी। अब्बा जी ने मुझे हमेशा उनका एहतराम करना सिखाया था और अभी अब्बा जी को इस दुनिया से रुखसत हुए चंद महीने ही तो हुए थे। अब्बा जी की ज़ात को तो मैं भूल चला था, मगर उनकी हर बात को भूलने में शायद अभी वक्त लगना था। हरामखोरी मुझे खुद भी पसंद नहीं थी, मगर मेरा मसला ये था कि करूँ तो करूँ क्या। काश्तकारी मुझे आती नहीं थी, मजदूरी मिलती नहीं थी और शायद मुझसे हो भी नहीं सकती थी। 12 बरस की तालीम ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा था। मजदूरी कुछ दिल को नहीं भाती थी। मैं न इधर का रहा था और न उधर का, बीच में लटक गया था। तहम उस दिन के बाद से मैं इस मामले में ज्यादा उधेड़बंद में रहने लगा। एक रोज मैं राजू से 1 रुपया उधार, जिसके वापस की जाने की उसे या मुझे कतन कोई उम्मीद नहीं थी, लेकर मोचे के चाय खाने पर जा बैठा। इस किस्म का उधार अक्सर और बेशतर राजू मुझे देता रहता था और एक तरह से मेरी शिकस्ता हाली के इन दिनों का वही एक टूटा फूटा सा सहारा था। वो दुकानदारी में फंस कर खासा दुकानदारी लगने लगा था। अब उसके पास मेरे साथ आवारागर्दी करने का वक्त नहीं होता था और मैंने उसी की जुबानी सुना था कि घर में उसकी शादी की तैयारियां भी हो रही थी। उस रोज मैं बहुत ही उदास था। अपने चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने या किसी समत में निकल खड़े होने को जी चाह रहा था, लेकिन कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं गर्म पानी पीने के बाद ठंडी चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने ख्यालात में गलता था कि न जाने किस तरफ से अब्दुल सत्तार उठकर मेरे करीब आ बैठा। अब्दुल सत्तार हमारी गली से कुछ फासले पर ही नए बाजार के करीब रहता था। वो था तो मेरे छोटे चचा का हम उम्र और उन्हीं के साथ बचपन में खेला कूदा था, लेकिन वो अभी तक गैर शादीशुदा था और बकौल उसके ये उसकी खुशकिस्मती थी। बहुत हंसमुख और खुश मिजाज आदमी था। नौजवानों से बिल्कुल हम उम्रों की तरह बेतकल्फी से पेश आता था। मैंने कभी सही तौर पर यह जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सुना था कि वो पीर मिठल शाह के हम मुंशी है। उसकी ज़मीनों का हिसाब वगैरह रखता है। वो अपना कप मेज़ पर रखते हुए बोला, मैंने बड़े बड़े लटके हुए मुंह देखे हैं, लेकिन इतना लटका हुआ मुंह आज तक नहीं देखा। इस नौजवानी में इतनी उदासी, खैरियत तो है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन शायद मुझे कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई थी। बोलने की कोशिश की तो आवाज़ भी यूं खरखराती हुई निकली जैसे हल्क में रेत फंसी हुई हो। खैरियत ही है, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था, मैंने कहा। बरखुदार उसने खीर जैसी गाढ़ी चाय का एक घूंट हल्क से उतारने के बाद कहा, हमारा तो काम ही चेहरे पड़ना है। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ का निज़ाम ही इस फन पर चल रहा है और तुम ये मत सोचो कि मैं कोई गैर हूँ। मुझे अपना जिगरी यार समझो और ये ख्याल भी दिल में मत लाओ कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। मैं बज़ाहिर बड़ा मामूली लेकिन दर हकीकत बड़े काम का आदमी हूँ। मामला अपने किसी खास आदमी का हो तो मैं बहुत तरीकों से काम आ सकता हूँ और तुमसे तो मैं खुद भी आजकल मैं मुलाकात का इरादा रखता था। अच्छा हुआ तुम यहाँ बैठे मिल गए।
तुम बिला तकल्लुफ बताओ मसला क्या है, शायद हम दोनों ही एक दूसरे के काम आ सकें। मुझे उसकी बातें कदरे मुहिब्बन सी लगीं, लेकिन उसका लहजा इस कदर दिलनशीं और अपनायत अमेज था कि मैंने हिचकिचाहट अमेज अंदाज में उसे सब कुछ बता दिया कि जिंदगी की बेमकसदियत और बेमुआशी मेरा मसला था, और यह भी कि घर में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा था। मेरी गुफ्तगू एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू थी जो इस नामेहरबान दुनिया में बिल्कुल बेआमार रह गया था। मैंने महसूस किया कि आखिरी जुमलों पर शायद मेरी आवाज़ भी भरा गई थी। अब्दुल सत्तार ने इधर उधर मुड़कर देखा, आसपास कोई नहीं था। हम तवील सुरुंग नमाज चाय खाने की एक कोने में बैठे थे। उसने मेरा कंधा थपकते हुए कहा, मुझे पहले ही मालूम था कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हालात की इतनी सी खराबी से तुम जैसे कड़ियल नौजवान को इस तरह दिलशिकस्ता होना जेब नहीं देता। जो माँ बाप के साय से महरूम हो जाते हैं, अमूमन उन पर तो इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतें टूटती हैं। बहरहाल मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है जो तुम्हारे लिए किसी भी बाज़ाब्ता किस्म की नौकरी से ज्यादा मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना कि अगर तुम्हें इस तजवीज़ से इत्तफाक ना भी हो और मेरी पेशकश तुम्हें नामंजूर हो, तब भी किसी से इसका तज़किरा करने की जरूरत नहीं। बस इस बात को यहीं ख़त्म समझना और समझ लेना कि हमारी मुलाकात हुई ही नहीं थी, वरना तुम्हें कोई भारी नुकसान भी पहुंच सकता है। समझ गए ना? समझ गया, मैंने संभलते हुए कहा। गैर इरादी तौर पर मेरे लहजे में इश्तियाक झलक आया। बात क्या है? मैंने सुना है जब तुम खास तौर पर मूड में आकर बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ बड़ी बारोब महसूस होती है, और ये भी कि तुम कई तरह के लहजे इख्तियार कर सकते हो। उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय तस्दीक चाही। हाँ, काफ़ी हद तक दुरुस्ती है ये बात, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैंने ये भी सुना है कि अगर तुम गुस्से में बोलो तो अच्छे भले आदमी के पैरों तले से ज़मीन निकाल देती हो। उसने मजीद तस्दीक चाही। शायद, मैंने अब भी हिचकिचाहट आमेज लहजे में कहा। मैंने किसी के कदमों तले से ज़मीन निकलती देखी तो नहीं, लेकिन महसूस किया है कि सुनने वाला किसी हद तक घबरा जरूर जाता है। मैंने एक लहजे के तवक्कुफ के बाद पूछा, लेकिन बात क्या है? तुम मुझे इतने तजस्सुस में क्यों मुब्तला कर रहे हो? उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और इत्मीनान की सांस लेकर कहा, दरअसल हमें एक जिन की जरूरत है। उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई थी। हमारा जिन भाग गया है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और एक लम्हे की खामोशी के बाद पूछा, मैं तुम्हें किस तरह से जिन नजर आता हूँ? मैं तुम्हें कदरे वजाहत से समझाता हूँ। वो तवील सांस लेकर बोला, तुमने ये तो सुन ही रखा होगा कि पीर मिट्टल शाह के कब्जे में जिन है। हाँ, मैंने तो सुना है, लेकिन कभी इन बातों पर कोई खासी दिलचस्पी नहीं ली। मैंने कहा, हकीकत यह है कि पीर मिट्टल शाह के कब्जे में कम अज कम एक जिन जरूर था। उसका नाम वहीद था, लेकिन मसला ये हुआ कि पिछले दिनों उसे दुबई का वीजा मिल गया और वो दुबई भाग गया। पीर साहब ने उसे बड़ा लालच दिया, तनख्वाह बढ़ाने की पेशकश की, मगर उसने एक नहीं सुनी। अब्दुल सत्तार मगमूम से अंदाज में खामोश हो गया। मैं अब भी उसे घूर रहा था। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बिलाखिर मैंने कहा, अभी समझ में आ जाएंगी। वो हाथ उठाकर गोया मुझे तसल्ली देते हुए बोला, दरअसल हमने बड़ी मेहनत से पीर मिट्टल शाह की शख्सियत का तासुर बनाया है। कई अफराद की मुश्तरका मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि आज पीर मिट्टल शाह इस कदर बाकमाल और करिश्मा साज शख्सियत के तौर पर मशहूर है, जिनका किस्सा ये है। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि पीर साहब का डेरा देखा है? बाहर से ही देखा है। वही उनकी जमीनों पर जो खासा लंबा चौड़ा 2 मंजिला मकान है, उसकी बात कर रहे हो ना? मैंने कहा, हाँ। उसने इस बात में सर हिलाया। वहाँ एक तो तवील व अरीज इंतजार गाह है जहाँ जाकर लोग बैठते हैं। बारी आने पर एक एक करके साहिल अंदर जाते हैं, जहाँ एक कमरा खास है। पीर साहब एक ऊंचे तख्त पर तशरीफ फरमाते हैं। तख्त पर आरामदेह गद्दा और उस पर बहुत बड़ा और भारी सा स्याह कपड़ा बिछा होता है, जो तख्त के चारों तरफ फर्श तक लटका होता है। जिन तख्त के नीचे बैठा होता है, मोटे स्याह कपड़े में एक छोटा सा सुराख होता है, जिससे आंख लगाकर जिन अच्छी तरह साहिल को देख सकता है। रोशनी का निजाम कुछ ऐसा है कि ज्यादा रोशनी पीर साहब पर ही रहती है। फर्श तक पहुंचते हुए कपड़े पर रोशनी कम पड़ती है, और अगर पड़े भी तो सरसरी नजर में ये देखना मुमकिन नहीं होता कि इसमें एक नन्हा सा सुराख है और इससे आंख लगाकर कोई बाहर झांक रहा है। खसूसन एक साइल का जहन तो इस तरफ जा ही नहीं सकता। तुम्हारा मतलब है कि जिन दरअसल कोई आम सा आदमी होता है मेरी तरह? मैंने हैरत से पूछा। क्या अब भी वजाहत की जरूरत बाकी है? अब्दुल सत्तार ने गोया बुरा मुंह मनाते हुए कहा। मैं खामोश रहा तो वो सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोला, जिनके पास एक माइक मौजूद होता है जो कि कम ताकत के एक एम्पलीफायर और 4 स्पीकरों से मुंसलिक होता है। चारों स्पीकर चारों दीवारों में फिट हैं। जिन जब हुक्म मिलने पर कदरे अजीब सी आवाज में बोलता है तो उसकी आवाज मजीद अजीब से अंदाज में साइल पर चारों तरफ से गोया हमलावर होती है और अदम बखुद रह जाता है। जिन क्या कहता है? मैंने पूछा। खामोशी से सुनते जाओ, उसने मुझे झिड़क दिया। होता यह है कि जिस साइल की बारी होती है, हमारा आवाज लगाने वाला करिंदा पहले ही आकर जिन को उसके बारे में किसी न किसी हद तक मालूमात फराहम कर देता है। मसलन ये कि उसका कोई अजीज या बेटा वगैरह फलां हादसे में मर गया था या जख्मी हो गया था। अगर वो औरत है तो उसके शोहर का नाम, और अगर मर्द है तो उसकी बीवी बच्चों वगैरह का नाम। इस इलाके में एक दूसरे के बारे में ऐसी छोटी छोटी मालूमात रखना कोई ताज्जुब की बात नहीं।
दूसरे, इस मकसद के लिए 2 नहायत हराफा किस्म की बूढ़ी औरतें भी हमारे यहाँ मुलाजम हैं, जिनका काम आने बहाने से दिन भर मुख्तलिफ घरों में घूमना और मालूमात जमा करना है। वो भी हमारी मदद और रहनुमाई के लिए इन औकात में डेरे पर ही मौजूद होती हैं। जब पीर साहब साइलिन को शर्फ मुलाकात बख्शते हैं, साइल पीर साहब के हजूर पेश होता है तो पीर साहब सिर्फ एक लम्हे के लिए पुरजलाल नजरों से उसकी तरफ देखते हैं और 2 मरतबा तख्त पर हाथ मार कर कहते हैं, हाजिर हो जा ए याकूत के जिन, और मुझे इस साइल के बारे में कुछ बता। तब जिन साहब माइक पर सीटी सी बचाकर आंधी चलने की सी आवाज पैदा करते हैं और फिर एक खास अंदाज में बोलना शुरू कर देते हैं, ये औरत फलां बिनते फलां जिसके तन पर सब्ज फूलों वाला लिबास है, अपनी गलती से एक बार गंदे नाले में गिर गई थी, आज भी यह हालात की दलदल में फंसी हुई है, इसे रुपए पैसे की उलझन दरपेश है। जिनकी बातों के दौरान पीर साहब सर झुकाए आंखें बंद किए मुराकबे की सी हालत में बैठे रहते हैं और सादालू साइल या साइला अमूमन थर थर कांपती रहती है। जिनके पास मालूमात का जखीरा खत्म हो जाता है तो वह खामोश हो जाता है या दरमियान में ही कहीं पीर साहब किसी मसलहत के तहत उसे खामोश कराना बेहतर समझते हैं तो तख्त पर एक बार पुरजलाल अंदाज में हाथ मारकर खुद बात संभाल लेते हैं। अगर तुम इस काम के लिए रजामंद हो गए तो तुम्हें तकरीबन 1 हफ्ता इस काम की तरबियत दी जाएगी, रिहर्सल कराई जाएगी, सूती तासरात देना और मौका महल के लिहाज से लहजे बदलना सिखाया जाएगा, जिसके बाद तुम तरबियत याफ्ता जिन बन जाओगे। जिस साहिल को तुम पहचानते होगे, उसके बारे में कुछ जानते होगे, उसका इजहार भी कर दिया करना। मुझे उम्मीद है तुम इस काम को बड़ी उम्दगी से सरअंजाम देने लगोगे। इसके अलावा भी कुछ शोबदे हैं जो वहाँ दिखाए जाते हैं, मसलन पानी में आग लगा देना या गिलास में हाथ डालकर फीके पानी को मीठा बना देना, लेकिन इनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, यह अलग शोबा है। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? कामयाबी से तरबियत मुकम्मल कर लेने के बाद 500 रुपए महीना। अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया, और अगर बास मेरा मतलब है पीर साहब तुम्हारी कारकर्दगी से खुश रहे तो वक्तन फवक्तन इनाम व इकराम भी मिलता रहेगा। क्या वाकई? मैंने भी यकीनी से पूछा। 500 रुपए माहवार इस जमाने में खासी बड़ी तनख्वाह थी। पीर साहब की इतनी आमदनी है? तुम तो सिर्फ अपनी तनख्वाह सुनकर पीर साहब की आमदनी के बारे में सवाल करने लगे। वो फखरिया अंदाज में मुस्कुरा दिया। वहाँ 8 आदमी ऐसे हैं जिनकी खिदमत सिर्फ पीरी मुरीदी वाले धंधे ही से है, और उनमें से 2-1 की तनख्वाह इससे भी ज्यादा है जो तुम्हारी होगी। इसके अलावा जमीनों पर काम करने वाले कुछ आदमी भी हैं जो पार्ट टाइम पीरी मुरीदी वाले काम में हाथ बटाते हैं, उन्हें इसका मुआवजा अलग से मिलता है। आमदनी का तो तुम अंदाजा नहीं कर सकते बरखुरदार, दौलत आबशाद की तरह गिरती है। उसी कमाई से तो पीर साहब ने जमीनें खरीदी हैं, अभी 4 ही मुरब्बे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। इधर पीरी मुरीदी का हल्का भी वसी से वसी तर होता जाएगा। चंद बरस की बात है, बड़ी तोप चीज बन जाएंगे वो। मैं तो उनका मुंशी हूं ना, मुझे तो हर चीज का अंदाजा है। मैं सोचता हूं अगर कभी पीर साहब ने मुझे मुलाजमत से निकाल दिया या किसी वजह से मुझे खुद से अलग होना पड़ा तो मैं किसी दूर दराज इलाके में जाकर यही धंधा शुरू करूंगा। वक्त तो लगेगा, लेकिन अगर धंधा चमक गया तो नस्लें सुधर जाएंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम यकीनी और बेयकीनी को छोड़ो। अब्दुल सत्तार नागवारी से बोला, ये बताओ कि काम करने के लिए तैयार हो या नहीं। मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पूछा, जिस साहिल के बारे में जिनको या पीर साहब की जासूसा वगैरह को भी कुछ मालूम नहीं होता, उसके बारे में जिन क्या कहता है? कुछ भी नहीं, अब्दुल सत्तार ने जवाब दिया। इससे पीर साहब बराह रास्त मसला पूछ लेते हैं, फिर अगर जरूरी समझते हैं तो जिन को तलब करते हैं और उससे दरियाफ्त करते हैं कि मसला हल हो जाएगा या नहीं। जाहिर है जिनका जवाब मामूली सी हिचकिचाहट के बाद हमेशा इस बात में होता है। मैंने चंद लम्हे गौर किया और कहा कि ठीक है सत्तार भाई, मैं तैयार हूँ। अब्दुल सत्तार ने गहरी सांस ली, गोया कोई बोझ सर से उतर गया हो। पीर साहब साहिलीन से मुलाकात दोपहर के खाने के बाद शुरू करते हैं। आजकल वो जिन के बगैर ही काम चला रहे हैं, लेकिन इस तरह धंधा कुछ मंदा जा रहा है और शोहरत फैलने का अमल भी कुछ सुस्त पड़ गया है। गो के पीर साहब ने मशहूर यही कर रखा है कि उनका जिन आजकल किसी साइल का मसला हल करने के सिलसिले में कहीं दूर दराज के किसी इलाके में गया हुआ है।